तो यहाँ पे हम लोग देखें कि भाई अशोक की महानता क्या, अशोक महान था। हम किन आधारों पर बतलाएं कि हाँ भाई अशोक महान था। तो महानता की कसौटी में हम इसलिए रख रहे हैं कि अशोक शायद पहला ऐसा शासक है, वो भी उस युग का, जिस युग का अशोक है वह युग है साम्राज्यवादी युग। लोग बड़े बड़े साम्राज्य का निर्माण कर रहे हैं और उस साम्राज्यवादी युग में अशोक ने क्या किया कि युद्ध का नीति का त्याग कर। तो यह अशोक की महानता हमें दिखाई दे रही है। साम्राज्यवादी युग में युद्ध की नीति का त्याग कर धर्म की नीति को अपनाया। यहाँ हमें अशोक की महानता को हम देखते हैं कि अशोक महान था, यानी अशोक जिस युग का उपज था वह युग साम्राज्यवादी युग है। लोग बड़े बड़े साम्राज्य का निर्माण कर रहे हैं, लोग बड़े बड़े साम्राज्य का निर्माण कर रहे हैं। वही वह दौर है जब रोमन साम्राज्य, इसके पहले आप देख रहे हो यूनान का शासक सिकंदर, अलेक्जेंडर जो विश्व विजेता बनने निकला है। उधर आप देख रहे हो कि ईरान में एक साम्राज्य है, हखामनी है ना, इसके पहले। तो अशोक जिस युग का उपज है वह युग कैसा है, वह युग साम्राज्यवादी युग। और उस साम्राज्यवादी युग में यह इसकी महानता है कि इसने युद्ध की नीति का त्याग कर दिया और कौन सी नीति को अपना रहा है, धम्म की नीति को अपना रहा है। भेरी घोष की जगह आप देखो तो अशोक ने किया क्या, तो अशोक ने किया कि भाई भेरी घोष की जगह धम्म घोष को अपनाया, धम्म की घोषणा करता है। भेरी घोष यानी युद्ध की नीति को इसने क्या कर दिया, त्याग दिया और धम्म की नीति का पालन करता है। और धम्म है क्या, जिसमें सभी को लोगों के कल्याण की बात की गई है। इस संदर्भ में अशोक कहता भी है कि उपासिनावे बहु ज्ञाने दया दाने सच्चे साचवे माधवे साधवे चल, यानी धम्म लोगों का उपकार करना, परोपकार करना, कल्याणकारी कार्य करना, दया करना, दान करना, साधुता का पालन करना, मृदुता का पालन करना, सभी जीवों के प्रति दया का भाव रखना, केवल मानव कल्याण नहीं, सभी जीव जंतुओं के कल्याण की बात, बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार करना, किसी से नफरत की बात नहीं की जा रही है, माता पिता की सेवा करना, गुरु की आज्ञा का पालन करना, यही तो धर्म है, यही तो सभी धर्म कहते हैं। कोई ऐसा धर्म है जो इसके विपरीत कहता है, बल्कि सभी धर्म तो यही कहता है। कौन ऐसा धर्म है जो यह कहता हो कि भाई एक दूसरे से नफरत करो, घृणा करो, मानव मानव में प्रेम नहीं होना चाहिए, मानव को कल्याणकारी कार्य नहीं करना चाहिए, माता पिता की सेवा नहीं करनी चाहिए। कोई ऐसा धर्म है जो कहता है कि गुरु की बात नहीं मानना चाहिए, बड़ों को सम्मान नहीं देना चाहिए, छोटे को प्यार नहीं करना चाहिए? कोई ऐसा धर्म है जो यह कहता है? तो यही तो अशोक का धर्म है, यानी वैसे युग का अशोक उपज है जो युग साम्राज्यवादी युग है। बड़े बड़े साम्राज्य का निर्माण हो रहा है और उस समय यह युद्ध की नीति को त्याग करके और धर्म की नीति का पालन कर रहा है। यह अशोक की महानता है। तो अशोक की महानता हम देखते हैं कि इसने राजत्व में पितृत्व का समावेश किया। अशोक कहता है कि सभी प्रजा मेरी संतान है। वह यह नहीं कह रहा है कि मैं ईश्वर हूँ, उसने देवत्व नहीं लाया कि राजा ईश्वरीय गुणों से संपन्न नहीं, राजा तो पिता की भांति है और सारी प्रजा मेरी संतान है। और जो पिता का काम क्या है, अपने पुत्र के सुख दुख की चिंता करना, उसी तरीके से राजा अपने प्रजा को लेकर चिंतित है कि चाहे जैसे भी हो हमें करना क्या है, हमें प्रजा का कल्याण, वह प्रजा ही तैसी है। यह प्रजा के हित की बात कर रहा है। यह अशोक की महानता है। जहाँ कौटिल्य यह कहता है कि हर संभव तरीके से धन को प्राप्त करना चाहिए यदि राज्य आपदा में हो। यही कौटिल्य कह रहा है ना कि हर संभव स्रोत से धन की प्राप्ति। अशोक क्या कह रहा है, हर संभव तरीके से प्रजा के कल्याण के लिए चिंता। यह इस आधार पर हम अशोक को द ग्रेट, महान शासक की श्रेणी में रख रहे हैं। अशोक की महानता और कहाँ, अशोक केवल मानव कल्याण की नहीं बल्कि सभी जीवों के प्रति दया का भाव। मनुष्य के लिए चिकित्सा की व्यवस्था की बात करता है तो पशु पक्षियों के लिए भी चिकित्सा की व्यवस्था की बात करता है, जो अशोक के दूसरे अभिलेख से हमें पता चलता है। जहाँ अशोक अपने प्रथम अभिलेख में पशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया, तो वहीं अशोक के दूसरे शिलालेख में वह मानव के साथ साथ पशु की चिकित्सा की भी बात करता है, उनके लिए भी चिकित्सालय के निर्माण की वह बात करता है। यह अशोक की महानता है। साधन की पवित्रता की बात कहा, वह करता है कि भाई साधन पवित्र होना चाहिए, साधन पवित्र होगा तो साध्य भी पवित्र होगा। जहाँ कौटिल्य के राजनीतिक दर्शन में साध्य को पवित्र माना जा रहा है, वहीं अशोक के राजनीतिक चिंतन में, अशोक के चिंतन में साधन की पवित्रता की बात की जा रही है। को आप देखो तो कौटिल्य जहाँ कह रहा है कि भाई साध्य पवित्र होना चाहिए, जहाँ कौटिल्य कहता है कि राजा के कल्याण की बात करता है, अगर वह कल्याण की श्रेणी में सबसे अगर पायदान पर रखना चाहता है तो पहले राजा, राज परिवार, राज्य। और अशोक के नजरों में सबसे पहले कल्याण किसका होना चाहिए, तो सबसे पहले वह
जन कल्याण की बात करता है, वह आपको जनता के कल्याण की बात करता है। अशोक जितना बड़ा विद्वान है उतना ही उदार भी है। इसकी विद्वता कैसे पता चलता है? हमें इसके धम्म की घोषणा से पता चलता है। हमें यह नहीं भूलना है, अशोक एक साम्राज्यवादी शासक है और इसने एक बृहत्तर साम्राज्य का निर्माण कर लिया था। अब इसके साम्राज्य में एकमात्र स्वतंत्र राज्य के रूप में कलिंग था और कलिंग के बाद कोई बचा नहीं था। जितना बड़ा साम्राज्य का निर्माण हो सकता था उतना बड़ा साम्राज्य का निर्माण अशोक ने कर लिया था। अब उसके बाद अगर वह साम्राज्य का प्रसार करता तो न तो यह अशोक के लिए अच्छा होता और न इसके उत्तराधिकारियों के लिए अच्छा हो, क्योंकि उस समय काल में न तो यातायात के साधन थे और न संचार के साधन थे जिसके माध्यम से उतने बड़े साम्राज्य को नियंत्रित किया जा सकता था। तो इसलिए अशोक यह जान रहा है कि हमें किस समय काल में कौन सा निर्णय लेना है, और यह इसकी धम्म घोषणा से भी पता चलता है कि अशोक बहुत विद्वान व्यक्ति था और अशोक का धम्म उसके बृहत मस्तिष्क का उपज था। तो अशोक उदार भी उतना ही था और अशोक की उदारता भी हमें इसी धम्म से पता चलता है। जिस धम्म से अशोक की विद्वता की जानकारी मिलती है उसी धम्म से अशोक के उदारता की भी जानकारी हमें मिलती है। प्रगतिशील विचारों का धनी, यानी अशोक को आप देखो तो प्रगतिशील आदर्शों को मूर्त रूप देने वाला वह शासक, पहला शासक है। यानी उसके आइडियाज कैसे हैं, प्रोग्रेसिव हैं। वो प्रगतिशील सोच वाला व्यक्ति है और फिर उन सोच को, उन आदर्शों को वो सभ्यता के विकास में बीजारोपण भी किया। आज जो भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति जो आज हम विश्व में फैली हुई देखते हैं, उसका बीजारोपण करने वाला कौन था? भारतीय सभ्यता संस्कृति का विश्व में स्तर पर प्रसार करने वाला वह कौन था जिसने भारतीय सभ्यता संस्कृति से विश्व को अवगत कराया? यानी जो सांस्कृतिक प्रसार है वह अशोक ने ही तो किया। सांस्कृतिक प्रसार, उसका बीजारोपण करने वाला भी तो वही था। तो इस आधार पर भी हम अशोक की महानता को देख सकते हैं। यदि पुनर्जन्म सही है तो ऐसा लगता है कि राजतंत्रात्मक अशोक लोकतंत्रात्मक गांधी के रूप में सामने आया।